जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी महाराज, मेरे पिता, मेरे मालिक, मेरे सब कुछ। आई डोंट नो, मैं आपको इस रिलेशन को मैं क्या नाम दूं। आप मेरे सब कुछ हो, मेरे मालिक हो, मेरे पिता हो, मेरे भाई हो, मेरे सब कुछ हो। आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। मुझे जीवन तो दिया ही है, लेकिन मेरी जिंदगी बदल दी है। जय गुरु जी। मेरे साथ संगत, सब संगत को, प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज, आपको आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे एक फिर मौका दिया है आपका गुणगान गाने को। जितना भी मैं गुणगान गाऊं, उस इट इज नेवर इक्वल टू जो आपने मेरे लिए किया है, जो आपने मेरे परिवार के लिए किया है। इसका मैं कभी इक्वल नहीं हो सकता। शुक्राना इज वेरी स्मॉल वर्ड, लेकिन ये एक तुच्छ भेंट है मेरी तरफ से, एक रिकग्निशन है। माई बाप हो आप, मेरे सब कुछ प्रभु, मेरे परमात्मा हो, मेरे रब हो। मैंने रब को कभी नहीं देखा था, लेकिन मैंने आपको देखा है, और आप में मुझे रब देखता है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। मैं गुरु जी को आपको अपनी जर्नी शुरू से बताऊंगी कि मेरी फैमिली एक आर्य समाज फैमिली की है, और अदरवाइज सनातन धर्म में से वो वैष्णो माता के मैं बहुत मानती थी। और मैं बहुत एक सिविल सर्वेंट हूँ, सीनियर पोजीशन में हूँ, तो मुझे टूर्स का बहुत काम होता था। तो जब भी मुझे चांस मिलता था, मैं दर्शन करके आती थी जहाँ आसपास कोई अच्छा धाम हो। इस इन दैट वे मैंने केदारनाथ, श्री केदारनाथ का दर्शन किए, अमरनाथ जी के दर्शन किए, एंड सो ऑन। सो जब मैं एक बार मैं बहुत बीमार हो गई, एंड मैं ट्रांसफर हुई थी दिल्ली से। वो दिल्ली से मेरी ट्रांसफर हुई जयपुर। हमारी सर्विस में इट्स एन ऑल इंडिया सर्विस, और खास करके प्रमोशन पे तो जरूर ट्रांसफर होती है। तो मेरी दिल्ली से ट्रांसफर जयपुर हुई, और नेचुरली आई वाज टू गो अलोन। अंकल तो दिल्ली में ही थे, मैं जयपुर गई। और जयपुर आई वाज डायग्नोज्ड विद समथिंग व्हिच दे थॉट सस्पेक्टेड कैंसर। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं कैंसर, लेकिन कहा कि प्लीज आप एम्स में चले जाओ दिल्ली में और अपना इलाज कराओ, छुट्टी लेके जाओ। तो और गुरु जी की मेहर थी। गुरु जी मैं जानती नहीं थी, मैं जानती नहीं थी गुरु जी को, लेकिन गुरु जी तो मुझे जानते थे। गुरु जी तो मेरे साथ पता नहीं जन्मों जन्मों से मेरा ख्याल करते आ रहे थे, मेरे साथ थे। तो मेरे काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं काम करती रही। तो डॉक्टर मेरे ऑफिस आ गया, लगा कि मैम आप प्लीज जाओ दिल्ली, सीरियस, डोंट टेक इट लाइटली, आप जाओ और अपना इलाज कराओ। तो मैं एम्स आ गई। उन्होंने इमीडिएटली एडमिट कर लिया मुझे, और दे सेड फर्स्ट, दे सेड कि शायद लंग्स आर लाइक कोल माइनर्स। और हम तो बड़े गवर्नमेंट अकोमोडेशन में, बड़े पॉश एरिया में रहते थे, जहाँ बिल्कुल साफ सुथरा था हमेशा। गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहे तो जनरली इन वेरी गुड एरियाज, वहाँ कोई आसपास गंदगी नहीं होती, कुछ नहीं। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज। एनीवे, they treated me for TB. I didn't respond. They treated me. Finally, they said कि अच्छा कैंसर है, अभी we will open your lungs. तो मैंने मना कर दिया। I said I will go to Bombay. मैं दिल्ली में थी, एम्स में। तो गुरुजी उस स्टेज पे जब सबने कह दिया कि कैंसर है, तो फिर मैं गुरुजी के पास गई। समाओ गुरुजी की कृपा थी, मुझे लगा कि कैंसर नहीं है, जो मर्जी है मुझे कैंसर नहीं। नाउ आई वाज इन दैट स्टेज कि मेरी बेटी MBA कर चुकी थी, और उसकी शादी का हम लोग सोच रहे थे। और अगर मैं इस स्टेज पे बैठ जाती कि मेरे कैंसर है और मेरी इलाज में लग जाते, तो बेटी का फ्यूचर क्या होता। मेरे ऑफिस में भी मेरे सेक्रेटरी कहने लगे कि आप US चले जाओ, आप वहाँ इलाज करवा लो, वैलेंटाइन चले जाओ तो आपका इलाज हो जाएगा। इफ यू गो लेटर इट मे गेट टू लेट। पर आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने कहा मैंने अपनी बेटी का पहले कर, जो होगा देखा जाएगा। फिर एट टाइम मुझे किसी ने कहा कि अपने यहाँ गुरुजी हैं और गुरुजी के पास चलो। तो मैं थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन एट दैट स्टेज मुझे ये लगा कि कोई भी मुझे
ठीक रास्ता बता दे, आई एम विलिंग टू गो। तो मैं, गुरुजी उस समय बेटे क्लास में होते थे, बेसमेंट में, एस ब्लॉक में। मैं गुरुजी के पास गई। कोई खास ऐसा नहीं था कि मैं, ऐसा बिलीफ भी नहीं था कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं चली गई। गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने बुलावा था, मैं चली गई। और मैं वर्चुअली कुछ बोल नहीं पाई, मेरी हालत काफी खराब थी, मैं कुछ बोल नहीं पाई। तो गुरुजी ने कहा कि पान के पत्ते ले आओ, ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट डे पान के पत्ते ले गई। उन्होंने पान के पत्ते, उनका एक अलग कमरा था विच वॉज हिज ऑपरेशन थिएटर। उन्होंने पान के पत्ते रखे मेरे चेस्ट पे, और उन्होंने मुझे जल बना के दिया विद मंत्र पढ़ के, और जो बीड होता है, नाम भूल रही हूँ, उसके साथ करके, एंड ही सेड ये जल पी लेना। उसके बाद गुरुजी ने भी मुझे याद नहीं कहा कि आते रहना, और मुझे भी ख्याल नहीं था कि गुरुजी यहाँ रहेंगे, या गुरुजी एट वन प्लेस आए हैं और फिर चले जाएंगे। आई हैड नो आइडिया, आई वाज टोटली नॉनप्लस्ड, इग्नोरेंट, नेव, बस आई वाज ब्लैंक। तो मैं वो रख के चली गई, पत्ते भी रख लिए, सब हो गया। अब ना गुरुजी की ब्लेसिंग चलती रही, लेकिन मुझे इसका एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे लगा मैं फिर भी डॉक्टरों के पास इधर जा उधर जा, लेकिन सारा काम अपने आप होता रहा, बिकॉज नोबडी, एवरीबडी सेड कैंसर एंड क्वेश्चन मार्क। मैंने ऑपरेशन के लिए भी लंग्स, दे वांटेड टू लंग्स ओपन करें और वो सैंपल निकालें उसकी करने के लिए, तो बायोप्सी करने के लिए, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं हो पाया। somehow things went on being postponed for some reason or the other. गुरुजी उसको डिले करते रहे, पोस्टपोन करते रहे, और अल्टीमेटली जो मैं बॉम्बे जाना चाहती थी कि मैं वहाँ, बॉम्बे का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है कैंसर के लिए, बेस्ट था उसमें, तो मैं वहाँ जाके करवाऊंगी। तो वहाँ के डॉक्टर दिल्ली आए, और मेरी जूनियर एक थी जो मेरे अंडर काम करती थी, उसका हस्बैंड डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ था, ऑल इंडिया जनरल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ था। उसने कहा कि मैम वो आए हुए, मैं उनको अपॉइंटमेंट दिलवा देता हूँ। तो वो उन्होंने मुझे दिल्ली में ही देख लिया। आई डिडंट हैव टू गो टू बॉम्बे। मैं बॉम्बे जाना अवॉइड कर रही थी कि मेरे पेरेंट्स बॉम्बे रहते थे, वो मुझे चिंता थी कि उनको पता लग गया कि सर है, तो वो भी घबरा जाएंगे, विल आल्सो कम टू दिल्ली, और मेरे अंकल को मुश्किल हो जाएगा, मेरा ख्याल करें कि उनको देखें, और दैट बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की, वो डॉक्टर यहाँ आ गए दिल्ली में, और उन्होंने कहा, उन्होंने कोई दवाई स्टेरॉइड दी मुझे, कहा कि अगर इसको रिस्पॉन्ड करोगे तो कैंसर नहीं है, और अगर इसका रिस्पॉन्ड नहीं करते तुम बॉम्बे आ जाना, मैं तुम्हारा इलाज करूँ। सो ऑन थिंग्स वेंट ऑन, और मैं आस्ते आस्ते ठीक होना शुरू कर दिया। कब ठीक हुई पूरी ये मुझे एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैं थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू किया, आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट, मेरा वजन बढ़ने लगा। तो मेरे चेयरमैन ने मुझे दिल्ली से, पहले जयपुर से दिल्ली लाए ट्रीटमेंट के लिए, और जैसे उनको लगा कि आई हैव इम्प्रूव, तो उन्होंने मुझे दिल्ली से पूना ट्रांसफर कर दिया। अब पूना में, पूना इज हेडक्वार्टर्स, और पूना का काम जो है पूरा महाराष्ट्र में फैला हुआ है, जो एक्सेप्ट बॉम्बे, बॉम्बे छोड़ दो तो पूरा पूरा नागपुर, नासिक, ये बीड, एंटायर महाराष्ट्र, सारा मराठवाड़ा और औरंगाबाद, ये सारा पुणे के अंडर आता है, थाना भी पुणे के अंडर आता है। तो आई विल हैव टू ट्रैवल क्वाइट अ बिट। तो मेरे अंकल थोड़े डर भी गए कि ये पुणे जा रही है, अभी तबीयत तो पूरी ठीक नहीं हुई, कैसा खाना होगा, कैसा, कैसे टूर करेगी, क्या करेगी ये। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जॉब छोड़ दो। अब मैं इतने टॉप पे पहुंच चुकी थी, तो मेरा, वो भी बुल्ली की कृपा थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं छोड़ना नहीं। मैंने कहा छोड़ना नहीं है, लेट मी गिव इट ए ट्राई, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन इनिशियली मैं नहीं नहीं करूंगी। तो आई वेंट टू पुणे, मैं पुणे में जाके शुरू कर लिया, एंड आई वॉज फेयरली कंफर्टेबल शुरू में भी, बाद में बिकेम इवन बेटर, एंड मैं अपना काम बड़ा एंजॉय करने लगी, टूर्स भी करते थे, और उसमें मैंने सारे ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में थे वो भी मेरे दर्शन हो गए, अष्टविनायक गणपति जी के सारे मंदिर थे वो भी देख लिए, अपना काम करके
स्टाफ ऑफिसर के साथ मेरी बड़ी अच्छी रिलेशंस थे। कलेक्शन रेवेन्यू जो मेरा काम था, आई वाज डूइंग वेरी वेल और मैं खुश भी थी। तो गुरु जी की कृपा के हिसाब से फिर मेरी वहां से प्रमोशन हो गई और मैं वापस दिल्ली आ गई एज मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस। तो जब मैं दिल्ली आई, इट्स ऑल दिस टाइम मैं क्रेडिट लेती रही कि मेरा बड़ा अच्छा काम हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन गुरु जी अपनी कृपा होती रही, गुरु जी की ब्लेसिंग होती रही, मुझे इस चीज का खास एहसास नहीं रहा। एहसास तब हुआ जब मैं वापस दिल्ली गई तो गुरुजी ने मुझे फिर से बुलवाया। पहले भी गुरुजी ने किसी के थ्रू मैसेज भेजा तो मैं गई, नॉट नोइंग गुरुजी कौन है। वो जो मुझे बुला के ले गया, दैट जेंटलमैन आल्सो आई डिडंट नो हिम एट ऑल। आज भी अगर मुझे दिखे, आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम एट ऑल। आई डिडंट नो हिम, आई स्टिल डोंट नो गुरुजी ने कैसे बुलवाया। गुरुजी जान है, उन्हें पता है मुझे जरूरत थी। आई नीडेड हिज ब्लेसिंग, ही नीडेड टू ब्लेस मी। उन्होंने किसी से बंदे से मुझे बुलवा लिया। अगेन दिस टाइम व्हेन आई वेंट टू दिल्ली आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट, तो मेरा ऑफिस वहाँ नॉर्थ ब्लॉक में होता है, प्रेस हाउस के पास, तो उधर बनना पड़ता है। तो द पर्सन हु वेंट टू आस्क नेम नॉर फेस, वो मेरे ऑफिस आई और उसने कहा कि मैम मैं सो एंड सो हूँ, हमारे गुरुजी हैं और हमारे गुरुजी मेरे घर आ रहे हैं, आप आओगे? तो मैंने स्वभाव की हाँ कर दिया कि अच्छे गुड सोल कोई भी है, आई विल गो, ब्लेसिंग लेके आएंगे। तो मैंने कहा कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। तो वो चली गई। जिस दिन आना था गुरुजी ने, मैं बिल्कुल भूल गई। मैंने अपने ड्राइवर को भी नहीं कहा कि तुम संडे को आ जाना, वहां जाना है, और ना मुझे पता था कि घर उनका इतना नजदीक है कि मैं पैदल भी जा सकती हूँ। आई डोंट नीड अ कार टू गो बाय दैट। आई वाज न्यू टू द प्लेस। मुझे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर गाड़ी में ही पता था और मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैं कभी कहीं गई नहीं थी। सो दैट वाज इट। जब भूल गई तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा रूबी मैं तो बिल्कुल भूल गई थी, अब नेक्स्ट टाइम गुरु जी आएंगे तो मुझे जरूर बताना। तो उसका जवाब था कि गुरु जी ऐसे घरों में नहीं आते, वो तो मेरे घर आए थे, लेकिन हम गुरु जी के मंदिर जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे, आपको ले जाएंगे। मैंने कहा यस विलिंगली आई विल गो विद यू। टिल देन आई डिड नॉट नो कि हमारे गुरु जी हैं। मैंने कहा चलो उनके गुरु जी हैं, एक सेंटली पर्सन होंगे, एक अच्छे सोल होंगे, इट इज नाइस टू बी इन गुड संगत। नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू हाउ डिवाइन इट वाज। मैं गई तो गुरुजी मेरे सामने, I cannot say whether I was more happy या गुरुजी ज्यादा खुश थे मुझे देख के। गुरुजी कहने लगे आ गई मेरा आंटी आ गई, और मैं कहूँ गुरुजी मुझे नहीं पता था कि आप इधर ही हो, आप वहाँ कहाँ से, आप तो उसमें बेटे क्लास में थे, शायद मेरे कुछ क्वेश्चन पूछने का सवाल नहीं था। ये सब मेरे मन के अंदर ही चलते रहे कि गुरु यही है। एंड गुरुजी स्टार्टेड में कि ओ अंकल, मेरा अंकल का क्या हाल है, बेटे ने क्या किया, all that he had told me earlier and which I had almost forgotten about it, वो सब चीजें उन्होंने मुझे याद करा दी। बेटी का पूछा, बेटे का पूछा, वो बुद्धि पढ़ाई MBA हो गई है, लाइक दैट सारा कुछ उन्होंने पूछा, और मुझे शर्म भी आई और ये भी ज्ञान हो गया कि गुरुजी अंतर्यामी है। उन्होंने मुझे कहा कि ये उनको MBA कराई, मुंडे को MBA कराई, और मैंने वो उसको बोला तूने CA करना है तो CA आर्टिकल्स ज्वाइन कर ले, MBA करनी है तो MBA कर ले, MBA का एंट्रेंस एग्जाम है, CA के आर्टिकल्स हैं, उसने आर्टिकल्स ज्वाइन कर ली थी। फिर पूना में गई तो पूना में मुझे गुरुजी ने ऐसा खेल खेला कि मैं जहाँ गेस्ट हाउस में रहती थी उसके पास एक ट्रेनिंग क्लास थी फॉर एंट्रेंस टू MBA। मैंने बेटे को फोन किया कि भाई ये तो क्लास बिल्कुल बगल में है, तू आके इसमें थोड़ी महीना भर इसकी ट्रेनिंग ले ले एंड यू अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। उसने वही किया। मैं अपने उससे ऑफिस जाती थी, वो अपनी ट्रेनिंग क्लास में चला जाता था। इस तरह करके उसने एग्जाम दिया, क्लियर हो गया, उसने फटाफट आके MBA पूना में ज्वाइन कर ली। तो उसने MBA कर ली। ये सारा गुरुजी की ब्लेसिंग थी, गुरुजी का खेल था, गुरुजी की लीला थी, लेकिन हम अनजान जान नहीं पाए।
ये हमेशा बाद में एहसास होता है, इट वॉज गुरु जी वॉज प्लेइंग द होल रील। हम उस तरीके से एक पपेट्स थे जो हम उस तरह करते रहे जैसे वो कराते रहे हमें। तो मैंने कहा जी गुरु जी MBA उसकी नियरली हो गई है, लास्ट बस एग्जाम देने हैं। सो एवरीथिंग में उसके बाद फिर गुरु जी ने और कई चीजें बताई। तो मैं उसके बाद मैं जो बैठी वहां, फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर तो रोज ही हम जाते थे, उन दिनों रोज ही संगत होती थी एम्पायर स्टेट में। तो हम लोग 3-4 फ्रेंड्स थे जो हम लोग UPSC के सामने रहते थे। तो वो जैसे ऑफिस से आते थे और कोई कहीं जाना नहीं, कोई आउटिंग नहीं, कोई काम नहीं, एक्सेप्ट आके फटाफट एक दूसरे को फोन करना और उनकी गाड़ी में गुरु जी के पास बैठ जाना। फिर वहां गुरु जी के शब्द सुनने, गुरु जी के हाथों ढेर सारा प्रसाद खाना। गुरु जी प्रसाद देते थे, एक हाथ में देते तो वो, और हम दो दो हाथ में लेते थे। फिर भी डर लगता था कि नीचे ना गिर जाए। वो बाहर जाके खाते थे, अंदर कारपेट के ऊपर गिर ना जाए। जाके फिर कई बार तो बाहर काफी देर खड़े रहते थे कि अंदर आएंगे गुरु जी फिर प्रसाद दे देंगे। वो खा के, उतना खा के फिर लंगर कराते थे। गुरुजी ने बहुत मौज कराई, बहुत लाड कराया अपने। मैं कभी सोचती हूँ कि अपने माँ बाप से ज्यादा, जैसे बेटी अपने पापा के घर जाती है, कभी भूखी नहीं आती। वो जाते ही चाय पियो, फिर आंखें बंद करो, शब्द सुनो, फिर प्रसाद खाओ, कड़ा खाओ, जलेबी खाओ, बर्फी खाओ, जो भी खिलाते थे अपने हाथ में गोला बना के, हाथ में गोला बना बना के फिर आपको देते थे। तो उनकी अपनी ब्लेस करके, ब्लेसिंग करके फिर देते। कभी मौज में आ गए तो अब चाय प्रसाद अपने पीते पीते मुझे कहा, ले आशांति तो चाय पी ले। उनके हाथ के चाय भी ली। उस समय फिर भी इतना एहसास नहीं था कि एक रब हमें अपना अपना भोग लगाया हुआ प्रसाद हमें दे रहे हैं, लगती है इतने। कभी ख्याल नहीं आया था और कभी लगा भी नहीं कि हमने इतने अच्छे कर्म किए हुए हैं कि हम रब के, रब जी के चरण छू रहे हैं, हम उनके चरण दबा रहे हैं, हम उनके पास बैठे हैं, उनका हाथ स्पर्श कर रहे हैं। इतने कर्म हम कभी सोचा नहीं था कि हमारे अच्छे कर्म किए हुए हैं कि हम भगवान को मिल रहे हैं, भगवान के पास बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मजाक भी करते थे कभी, इंडियन रगड़ा सर्विस है और मैं कहती मैं कहाँ किसको रगड़ाती हूँ। ऐसे मजाक भी कभी कर देते थे, हंसी मजाक में भी कर देते थे। आगे भी गुरुजी ऑलवेज सेड चेयरमैन इनकम टैक्स, मुझे तो नाम से कभी पुकारते ही नहीं थे। मैं जब आना कहना चेयरमैन आ गई और मैं चुप कर जाना। तो कभी जवाब नहीं देती गुरुजी, मैं तो भी चेयरमैन कहाँ बनी हूँ। पर जैसे जो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, गुरुजी हमेशा खुश रखते थे। और शुरू में तो शब्द समझ नहीं आती थी, पंजाबी जरूर आती है लेकिन इतनी उस समय की पंजाबी नहीं आती। और फिर भी गुरु जी कहते थे कि आंखें बंद कर लो, सुनो, समझने की कोशिश मत करो, और धीरे धीरे समझ आ जाएगी। और उनकी ब्लेसिंग है कि धीरे धीरे सारे शब्द अच्छे से समझ आ गए हैं। एंड थ्रू द शब्द he taught us the way of life. He said एक एक चीज एक्सेप्ट करो, कोई किसी से आर्ग्यू नहीं करो, डोंट फाइट विद योर डेस्टिनी, एक्सेप्ट करो जो गुरु जी की मर्जी है एक्सेप्ट करो। ग्रेटफुल, यू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आज देखो, मैं देखती हूँ कि गुरु जी ने जो सिखाया है उस टाइम से आज तक गुरु जी के साथ, इस जन्म में, इस लाइफ में गुरु जी के साथ मुझे 29 ईयर्स हो गए हैं। और इतने में बदलाव आ गया है कि हम दुख सुख आते हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन नर्वस नहीं होते कि ये गुरु जी कर्म कटवा रहे हैं। गुरु जी कहते थे कि 90% मैं तुम्हारे कर्म काटता हूँ, तुम्हें तो 10% ही देता हूँ कटवाने के लिए। और देखो, दिस वॉज इन 98, 99 गुरु जी घर पे आए और गुरु जी ने मुझे अपना स्वरूप दिया। और गुरु जी ने कहा कि गुरु जी ने कहा बस ब्लेसिंग कर देती है कि उस घर में उन्होंने कई लोगों को ब्लेसिंग किए और कई लोग ब्लेसिंग लेके गए, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि मुझे उन्होंने क्या ब्लेसिंग की है। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या ब्लेसिंग की।
दिस वाज इन 99 और 2001 में मेरे अंकल जो पूना में थे, मैं दिल्ली में थी, अंकल पूना में थे, तो अंकल 2001 में रिटायर होकर पुणे आए। तो जैसे उस घर में मैं आई थी घर में, तो मुझे किसी ने कहा था कि ये घर हेड ऑफ द फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तो ये चीज़ में मानती नहीं थी। कोई मेरे जूनियर वास्तु वाले को ले आया था, मैं तो मानती नहीं थी। मैंने उसको कहा क्या उपाय है, मैं तो ये घर छोड़ने वाली नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस में इस तरह घर यू कैन नॉट गो ऑन टेकिंग सेइंग मुझे नहीं चाहिए, मैं एक्सेप्टेंस दे चुकी हूँ, आई स्टार्ट। तो उन्होंने कहा कि मास्टर ऑफ द फैमिली शुड नॉट स्टे इन मास्टर बेडरूम। ठीक है, हमने मास्टर बेडरूम नहीं लिया, बट गुरुजी न्यू कि दैट हाउस वाज नॉट गुड फॉर अंकल। सो गुरुजी पर्सनली आए, उस घर को ब्लेस किया, हमको ब्लेस किया, और जैसे अंकल उस घर में आए रहे, अंकल बहुत बहुत बीमार थे। बाय द टाइम अंकल आए दिल्ली में, मेरी पोस्टिंग फिर बॉम्बे हो गई। तो मैं बॉम्बे में थी और अंकल बीमार हो गए। मैं फिर बॉम्बे से एक रात के 1-2 दिन के लिए मैं दिल्ली गई और अंकल के टेस्ट करवाए। अंकल जी के लिवर में बहुत बड़ा क्या था, इट वॉज ए वेरी बिग, लिवर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने इमीडिएटली संगत में से किसी ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट दे रखी थी। मैं जैसे हम गई उनके पास, तो वो डॉक्टर टुक 10 मिनट्स टू कम, हम पहले पहुंचे, डॉक्टर 10 मिनट बाद में पहुंचे। तो उस टाइम में डॉक्टर के कमरे में उनके सब सर्टिफिकेट वगैरह लगे हुए थे दीवार पे, मैंने पढ़ लिया he was chairman of Gangaram Hospital and he was the best doctor in liver problem। तो मुझे एक ट्रस्ट किया कि we are the right man। जैसे डॉक्टर साहब आए, उन्होंने अंकल को देखा और उन्होंने कहा बहुत सीरियस केस है, इनका बहुत ज़्यादा लिवर का वो हो गया है, एब्सेस हो गई है एंड हॉस्पिटलाइज। तो हम तो कंसल्टेशन के लिए आए हुए थे, तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, यू कैन एडमिट हिम, वेयर डू यू थिंक। इट वाज अ सैटरडे। उन्होंने कहा कि अभी जो इनको मैं आज फिलहाल तो इसे अपने नर्सिंग होम में ही एडमिट कर देता हूँ। मैं राजी हो गई, मैंने कहा ठीक है जी आप अपने नर्सिंग होम में एडमिट कर लीजिए। एंड आई वाज स्लाइटली केयरफ्री, चलो वी हैव कम टू राइट। पर घंटे भर में ही, 2 घंटे में ही उन्होंने कह दिया दिस इज वेरी सीरियस एंड आई थिंक वी नीड टू एडमिट हिम इन दी गंगाराम हॉस्पिटल। तो मैंने कहा ठीक है, गंगाराम हॉस्पिटल में ट्राई करिए। हॉस्पिटल में पूछा तो बोले बेड नहीं है, देयर इज नो रूम। तो देन डॉक्टर सेड ओके देन वी विल कीप हिम हियर। उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल से ही दी कंसर्न स्पेशलिस्ट को बुला के दिखाया और उन्होंने एक कुछ दवाई शायद शुरू करी होगी। इन द मीन टाइम कैन यू बिलीव नाउ, गुरु जी के ब्लेसिंग देखो, गुरु जी के चमत्कार देखो। मेरे ऑफिस के मेरे मैं तो रिटायर हो चुकी थी फ्रॉम माय मेन ऑफिस, दिस वाज एन एक्सटेंशन व्हिच आई हैड गॉट। तो मेरे पहले बॉस होते थे सब 7-8-10 साल पहले, 20 साल पहले, उनका फोन आ गया। तो वो मुझे कहते हैं कि अच्छा वेयर आर यू, मैं तो नर्सिंग होम में हूँ। क्या हो गया, मैंने बताया कि मेरा सब ऐसे बीमार है, ही नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज। तो हॉस्पिटल में तो रूम नहीं मिल रहा। बोले कि तुम अपने ऑफिस में फोन करो। मैंने कहा कि यहाँ का जो इस नर्सिंग होम का ओनर है, मालिक है, वो गंगाराम हॉस्पिटल का चेयरमैन है, तो उनको रूम नहीं दे रहे तो मैं प्रेशर डालूं, इट इज वेरी एम्बैरेसिंग। तो उनका जवाब था कि रियली एम्बैरेसिंग है, मैं कहूँ तो एम्बैरेसमेंट नहीं है। तो उन्होंने मेरे ऑफिस में फोन किया और ऑफिस से विद इन ए शॉर्ट टाइम, में भी आधा घंटा 2 घंटे लगे होंगे, किसी ने फोन किया, डॉक्टर सामा उनकी नर्सिंग होम का डॉक्टर। तो देन डॉक्टर सामा कॉल्ड मी, मुझे बोला कि मैम आप मेरे कमरे में आओ। बोले
मेरे को ऑफिस इनकम टैक्स ऑफिस से फोन आया, दिस ऑफिसर हैज कॉल्ड अप। तो वो आपको कैसे जानते हैं? मुझे पता नहीं नाम किसका, किसने फोन किया। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, हो सकता है मेरे हस्बैंड यहाँ कमिश्नर इनकम टैक्स के थे, उनके अंडर काम किया होगा, तो ये अभी ऑफिसर ने फोन किया होगा। आई डोंट नो कैसे वो जानते हैं, बट नेचुरली व्हेन ही वाज चीफ कमिश्नर हियर, तो ऑफिसर्स कोलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, दे ऑल नो हिम, पता लगा होगा। खैर उनको पता लग गया, तो उन्होंने फटाफट घंटे भर में मुझे मैसेज आ गया, रूम नंबर 212 इन गंगाराम हॉस्पिटल इज केप्ट फॉर मिस्टर मेहरा, आप पेशेंट को लेके आ जाओ। मुझे बताया गया, मैं क्या ही कैन गो टू द हॉस्पिटल। आई सेड ठीक है सर, वी कैन शिफ्ट द हॉस्पिटल। फिर उनके जो जूनियर डॉक्टर थे मुझे कहने लगे कि मैम सैटरडे खत्म हो रहा है, संडे हो रहा है, नेक्स्ट कल संडे है, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में इतना ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, डॉक्टर बहुत कम डॉक्टर्स आते हैं, फिर हम यहाँ हॉस्पिटल केयर करके देंगे, तो आई थिंक वी विल शिफ्ट हिम ओनली ऑन मंडे। ठीक है। फिर उन्होंने देखा, उनको लगा कि जब उसके पास थी वो शायद बीमार है, वो शायद सस्पेशन थी, उन्होंने कहा MRI कराते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मुझे नर्सिंग होम से नीचे जाना पड़ता था, अंकल का रूम सेकंड फ्लोर पे था। बोले कि MRI कराने के लिए मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा, विल यू बी एबल टू टेक हिम? आई सेड यस। तो मैंने कहा, बोले ठीक है, एक ही बार कमरे में निकालेंगे, नीचे अल्ट्रासाउंड करा देंगे और आगे जाके MRI करा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे पास उन दिनों जेन गाड़ी होती थी, मेरा बेटा ड्राइव करता था, तो सिंस आई वाज नॉट इन द ऑफिस एनीवे, तो मैंने सोचा जेन में ये ड्राइव करेगा बेटा, कोई धक्का वगैरह ना लगे, बिकॉज इन केस ये जो एब्सेस है कहीं लीक ना हो जाए, दिस पीपल आर सस्पेक्टिंग सीरियस, वेरी सीरियस थिंग। सो मैं, मेरे हमारे नेबर होते थे, तो मैंने उनके पास दे आर 5-6 गाड़ियाँ थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, वह रहेंगे वहाँ। ऐसे भाई साहब मुझे एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी दे दो जिसके शॉक अब्जॉर्बर्स अच्छे हों। तो इनएटली ही आस्क्ड, वेरी सडनली, ये बड़ी गाड़ी और शॉक अब्जॉर्बर्स ये क्यों पूछ रहे हो आप? तो मैंने उनको बताया कि अंकल इज नॉट वेल, उनको आई हैव टू टेक हिम टू दिस प्लेस, डॉक्टर इमेजिंग सेंटर, जहाँ MRI कराना है। उन्होंने फटाफट ड्राइवर भेजा और बड़ी गाड़ी भेजी जिसके अच्छे शॉक अब्जॉर्बर्स थे, और उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ। और फिर भेजने के बाद इमीडिएटली आप खुद भी आ गए, बोले कि मैं अपनी गाड़ी में, तू मेरे साथ चलना, और बेटा हमारा अंकल को लेके, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, ये अंकल को पकड़ेगा ताकि हिलेंगे नहीं, क्या फील है, वी विल गो फॉर द MRI। तो हम MRI के लिए गए, और जैसे हम MRI के लिए गए, आवाज मैसेज मिला कि प्लीज डोंट कम बैक, the ultrasound showed that the abscess has started leaking, so please don't come back to the nursing home, you go straight to the hospital. अब देखो गुरुजी की इतनी केयर थी कि उन्होंने पहले ही हॉस्पिटल में रूम दिलवा रखा था, और डॉक्टर पहले ही आके देख लिया था नर्सिंग होम में। ये सारी गुरुजी की प्लानिंग थी। तो जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, रूम वाज ऑलरेडी देयर, डॉक्टर वाज ऑलरेडी वेटिंग, पेशेंट के लिए डॉक्टर वेट कर रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं कि फटाफट भागे, रूम नहीं मिल रहा, डॉक्टर नहीं आ रहे, ऐसी कोई हमें पैनिक नहीं हुई। पैनिक इस बात की हुई कि जैसे हम पहुंचे, वो स्ट्रेचर लेके आ गए, और मुझे डर लगा इस शिफ्टिंग में कहीं तो लीक ना कर पाए एब्सेस। खैर वो आराम से लेके गए, वो में हमारे नेबर थे, वो भी गए साथ में, बेटा भी था। दे स्ट्रेट अवे वेंट टू रूम नंबर 212, और मैं रिसेप्शन में गई टू गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ द पेशेंट। अब जैसे मैं पेशेंट के रजिस्ट्रेशन में गई, मुझे डर लगा कि मेरे पास पर्स में सिर्फ 5000 रुपीज थे। मैं जब बॉम्बे से निकली दिल्ली के लिए, तो मेरे पास 10,000 रुपीज मैं लेके गई, थिंकिंग इट वाज ओनली अ कंसल्टेशन, एंड मैं पहले दिल्ली से ही आ रही हूँ, दिल्ली में ही मेरा जॉब था, तो आई हैव मनी इन दिल्ली, बट इमीडिएटली मेरे को 10,000 रुपीज टू बी इनफ। लेकिन वहाँ 5,000 मैंने MRI के लिए दे दिए थे, अब मेरे पर्स में सिर्फ 5,000 रुपीज बचे थे।
अब मैं सोच रही हूँ मुझे तो वापस भेज देंगे कि तुम 50,000 लाओ या 1 लाख लाओ डिपॉजिट, हाउ कैन यू एंटर ए हॉस्पिटल एडमिशन विद ओनली 5,000। मैं बड़ी घबरा गई थी एट दैट मिनट, एंड जस्ट एट दैट मिनट उनको रिसेप्शन वाले को फोन आया, डोंट आस्क फॉर मनी फ्रॉम दिस लेडी, सिर्फ फॉर्म दो, एड्रेस नेम लिखवा के साइन करा के इनको रूम नंबर 212 में भेज दो, डॉक्टर इज वेटिंग, पेशेंट। मैं वहां पहुंची, डॉक्टर वाज ऑलरेडी देयर, उसने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था और कहा कहा कि घंटा भर बैठा रहा, उसने सारी पाइप्स डाली और ही स्टार्टेड टेकिंग आउट the one tube was filling in the medicine, other pipes were taking out। तो मैंने कहा कि ये काम आप ही को करना है, डोंट गिव वर्क द सिस्टर्स इन द हॉस्पिटल, एज सून एज यू सी जो आप लिक्विड अंदर आ रही है, वो वाटर ऊपर से कम हो रही है, तो सिस्टर को बुलाना, वो चेंज कर देगी वाटर, आई हैव नंबर ऑफ वाटर हियर, वो चेंज कर देगी, आउटलेट विल रिमेन सेम। मैंने कहा ठीक है। करीब 12 साढ़े 12 बजे डॉक्टर चले गए वापस, और हम बेटा एक बेटा और मैं अपने अंकल के साथ। तो बेटा कहने लगा मम्मी आप सुबह से कल भी फ्लाइट के आए हो, थके हो, आप मैं अभी तो दोनों ने देखती है, थकान हो जाएगी, मैं लेट जाऊंगी, तुम कर लेना, फिर तुम थक जाओगे, मैं देख। तो ऐसे करके मैं ब्लैंक सी थी, कुछ सोच नहीं कुछ नहीं, मैं रूम के दरवाजे पे खड़ी थी। और देन बेटा मुझे कहता है कि मम्मी मुझे बड़ी भूख लग रही है, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। मैंने कहा बेटा मेरे पर्स में एक पीनट्स का छोटा सा पैकेट पड़ा है, जो इन फ्लाइट उन्होंने दिया था, और तो मुझे कुछ ख्याल नहीं था कि यहाँ कोई कैफेटेरिया होगा या कुछ होगा, बिल्कुल ब्लैंक था। तो मैंने कहा वो पीनट्स खा लो। तो वो उसने मेरा पर्स खोला ही होगा कि मैं दरवाजे पे खड़ी थी, बात कर रही थी, मैं देखती हूँ कि कॉरिडोर में एक मेरा साथ कोई अक्वेंटेंस है, आई कैन नॉट कॉल हिम अ फ्रेंड, नाउ एंड कभी कभार आ जाते थे कोई सलाह लेने, कोई बच्चे काटने के लिए, वो आ रहे हैं, एक हाथ में टिफिन डब्बा पकड़ा हुआ खाने का, एक हाथ में पिलो पकड़ा हुआ है, और दूर से चिल्ला के बोल रहे हैं भाभी जी आपने बताया नहीं आप यहाँ आ गए हो, मैं तो पास ही में रहता हूँ, मेरा घर हॉस्पिटल में। He started talking and मैं इशारा कर रही हूँ शांत रहो शांत रहो, इट इज नियरली 1 o'clock at night, कॉरिडोर कोई बिल्कुल सारा हॉस्पिटल बंद चुपचाप है। आए तो मैंने कहा तो अभी अभी हम भी अभी आए हैं, घंटे पहले आए हैं, और हमें बिल्कुल ख्याल नहीं था कि हम एडमिशन यहाँ हैं, नॉर डिड आई नो दैट ही वाज स्टेइंग नियर बाय। एनीवे कट इट शॉर्ट, वो खाना ले आए। अब ये देखो कि और कौन प्लानिंग कर सकता है, गुरुजी ने इतना भी प्लान कर दिया कि ये भूखा है इनका बेटा, ये खुद भी भूखे होंगे, तो इनको खाना कहाँ से मिलेगा। वो बंदा खाना लेके आ गया, हमने खाना खाया, टिफिन लेके चला गया, तकिया लेके आया था, मैंने कहा यहाँ है। उसके बाद और ये व्हाई आई से इट इज ओनली गुरुजी प्लानिंग। उसके बाद अब हॉस्पिटल में कम से कम 15 दिन 20 दिन और रहे, लेकिन वो जेंटलमैन नेवर केम अगेन। उन्होंने फिर कभी पूछा भी नहीं आप चाहिए ना, उन्होंने हाल पूछा। इट वाज नॉट एट ऑल इन हिज माइंड के हमें कुछ हेल्प चाहिए या, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गुरुजी ने उनके मन में डाल दिया कि उनको खाना चाहिए तो खाना चाहिए। खाना मिल गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर पहले आ गए, डॉक्टर ने इलाज बता दिया, सब कुछ कर दिया। अब पूरी रात हम टर्न्स ले रहे थे, बेटा कर रहा था फिर मैं कर रही थी, फिर बेटा सो जाता था मैं सो जाती थी, वो कर। इस तरह मॉर्निंग हो गई। मॉर्निंग में भी हमने डॉक्टर जब तक आए जीरो मैन। अब एक और गुरुजी का देखो प्लानिंग, जब हम नर्सिंग होम से निकले हम तो सिर्फ MRI कराने के लिए निकले थे, हमारा सारे रिकॉर्ड सामान एवरीथिंग वाज स्टिल इन द नर्सिंग होम, और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने रूम किसी और को दे देना था, तो हमारा सामान तो बिखर जाना, पता नहीं कहाँ फेंकते क्या करते, सारे रिकॉर्ड वगैरह थे। तो मेरे ऑफिस से एक लड़का जो हमारे साथ कभी काम किया था, वो आ गया रात को, और मैंने कहा तुम कहाँ आ गए उधर, तुम कैसे पहुंच गई, वो रोका नहीं, नहीं नहीं मैंने इसके बाद अंदर आने दे दिया, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ।
आपके पैर दबाऊं? मैंने कहा नहीं पैर वैर कुछ मत दबा तू नर्सिंग होम में चला जा। मैंने अपना कार्ड दिया, मैंने कहा चला जा और बोल के यहाँ, वो भी रूम नंबर 200। मैंने कहा उस रूम में जो सामान है तुम्हें पहचान होती है हमारा है, वो लेके आ जा और हमारे घर मत रखने देना। हमारी मदर लॉ को नहीं पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है। यू शुड नॉट नो, मुझे दे जा। वो आके वो सामान भी उठवा दिया, भी अरेंजमेंट हो गया, खाने का भी अरेंजमेंट हो गया, पैसे का भी अरेंजमेंट हो गया। उन्होंने पैसे नहीं मांगे, सारा अरेंजमेंट उन्होंने करवा दिया। भाई इतने मैं डिटेल में क्यों बता रही हूँ? इतने डिटेल में हम और आप भी ये सारी चीजें सोच के प्लान नहीं कर पाते और हमें कहीं ना कहीं आके इतनी अड़चन आती है कि लेकिन ये एक एक चीज का, एक डिटेल का हमारी कंफर्ट के लिए, हमारी सुविधा के लिए सब करते हैं। फिर भी मैं घबराई कि वो मेरे बेटी और दामाद जो डॉक्टर हैं बॉम्बे में, उनको पता लगा, वो रातों रात फ्लाई कर आ गए दिल्ली आ गए। जब वो आए तो मुझे थोड़ा और हौसला, बट इतने अंकल के सारे पैरामीटर्स ए वायर, इतने ज्यादा ज्यादा टोटली आउट ऑफ द वे। जहाँ 100 होने चाहिए हजारों में थे, यहाँ हजार में थे, लाखों में थे, ब्लड ये वो सारे एवरीथिंग वाज टोटली रबिश। मैं हर समय नर्सिंग स्टेशन पे जाऊँ तो रोज सैंपल देते थे, कुछ फर्क पड़ा? मैम रोज मत आया करो, जब फर्क पड़ेगा बताएंगे, अभी कुछ नहीं हो रहा। इट टुक लॉट ऑफ टाइम। धीरे 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 अब जब पहले तो उन्होंने पैसे नहीं मांगे, मेरे पास तो बस उतने ही थे। देन आफ्टर 3-4 days बिल आने शुरू हो गए। अब बिल आए, मेरे पास चेक ही दे सकती थी, आई कुड नॉट हैव गिवन कैश, पर हॉस्पिटल में तो कैश ही देते हैं। अब ये कार्ड सिस्टम शुरू हुआ, यू कैन पे बाय कार्ड। आई एम टॉकिंग ऑफ 2001 में कार्ड तो नहीं थे, खैर हमारे पास तो कार्ड नहीं था। तो आई there was no way I could pay। मेरा ऑफिस था, मैंने कहा मैं पैसे में चेक दे सकती हूँ, ड्राफ्ट में बनवा नहीं सकती, बिकॉज एवरी डे इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो मैं अकाउंट सेक्शन में गई और मैंने कहा कि देखो मेरा कार्ड है ये, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, मैं कहीं भागूंगी नहीं। यू वांट किसकी गारंटी चाहिए? मैं तुम्हें चेक के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। तो मैंने कहा किसकी गारंटी चाहिए? मैं सोच के मुझे ख्याल आया, चेयरमैन जो है यहाँ के के, उन्हीं वही तो नर्सिंग होम में थे, तो नाउ अब थोड़ी सी पहचान हो गई थी, उनको भी पता लग गया हम कौन है। तो मैंने कहा उनकी डॉक्टर सामा की गारंटी चलेगी? हाँ हाँ ऑफकोर्स। मैंने डॉक्टर सामा को किया, डॉक्टर साहब आपने इतनी हेल्प करी है, अब एक और हेल्प करो, आस्क देम टू एक्सेप्ट माय चेक, आई कैन नॉट टेक कैश। तो उन्होंने बात की, फटाफट चेक लेने शुरू। So I was free from that bother कि पहले पैसे कैश करवाऊं, फिर इनको all that, और दूसरा बंदा कोई था ही नहीं except my son and myself। बेटी दामाद आए, they are not familiar with Delhi, so we were short of manpower also। तो ये सारा 15 दिन करीब लगे, and then he was काफी काफी अच्छा हो गया, and they said now you can start home। फिर हम डिस्चार्ज हो गए तो हम कल घर आए। तो ये it was a major, very major emergency in our house, जो जो गुरु जी महाराज ने हैंडल की और सारा अपने हाथ में, from money to health to management, फूड, सारी चीज उन्होंने प्लान करके हमें एकदम इजीली स्मूथली होता गया काम, विदाउट फीलिंग दी पिंच कि मैं अकेली क्या कैसे सारा करा दिया। आफ्टर 2001 आफ्टर अंकल केम होम, मैंने 10-15 दिन और छुट्टी ली, फिर मैं बॉम्बे वापस अपने ऑफिस चली गई और अंकल जी को साथ ले गई। देन वहाँ आई वाज विद हिम एंड स्टिल ही केम ऑलरेडी। सो दिस इज गुरुजी हु हैज बीन विद अस। अब इसको आप इसको क्या कहूँ, अपना बाप भी हो, पिताजी भी हो, तो पिता आपके प्रे कर सकेंगे, बट सो मच गुरु जी तो प्रे क्या एक्चुअली कर के दिखा रहे हैं। इज डूइंग इट फॉर यू, इज डूइंग इट फॉर यू, सारा कर रहे हैं।
जी हमेशा कहते थे मुझे मुझे कभी प्रवचन नहीं दिया, कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं जब वैष्णो में जाती थी तो मुझे एक ही कहते थे, अच्छा भटका मत, जगह जगह मत गया, एक ही शरण में रहो, एक ही लड़ पड़ो। सो then 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 he transformed me from within। अब ये हो गया कि गुरु जी के चरणों में आए हैं, अब सब भूल गए, बाकी कोई नहीं है, किसी के शरण में नहीं है एक्सेप्ट गुरु जी। हंसना है तो गुरु जी के साथ, रोना है तो गुरु जी के साथ, कभी गुरु जी के पास ही जाना है, हर बात के लिए गुरु जी के पास ही जाना है। खुश हैं तो भी गुरु जी के साथ, दुखी हैं तो गुरु जी के साथ, जो मर्जी है। और दुख भी नहीं रहा अभी, गुरु जी has taught acceptance। जो है गुरु जी ने बता दिया, इतने कुछ कर्म थे जो हमने कटने थे, 90% उन्होंने कटवाए, 10% 90% उन्होंने अपने को दे दी, 10% इतने भयानक थे कि हमसे अपने आप नहीं हो पाने, गुरु जी की कृपा थी जो हमने वो टाइम पास कर दिया, वो हमारा टाइम। तो गुरु जी ने मुझे जीवन दिया, मुझे आज तक मैं जी रही हूँ, जो कि मेरे पास उस समय मुझे आई वाज टोल्ड नॉट मोर देन फ्यू मंथ्स, मुझे कुछ महीने टाइम दिया गया था उसमें, और आज ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए हैं, आई एम स्टिल अलाइव एंड ओके। तो गुरु जी के जो हम पे कृपा है, जो हम पे हुई है, जो हम देख रहे हैं, आज कल में देखिए, आप गुरु के शरण में जाओ, भूल जाओ, एक्सेप्ट गुरु जी, जहाँ देखो गुरु जी, जहाँ देखो तू है, जहाँ देखो तू, हर सांस में गुरु जी है, हर सांस में गुरु जी है, हर सांस में गुरु जी दिखते हैं। और जो 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 खाओ तो गुरु जी का शुक्राना, जो पियो तो गुरु जी का शुक्राना, जो सो तो गुरु जी का शुक्राना, दुख तकलीफ आए तो गुरु जी का शुक्राना। ये पता है दिस इज अ पार्ट ऑफ लार्जर प्लान। पता नहीं कुछ और कष्ट होना होगा, इतने में कष्ट हमारा खत्म कर दिया, तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो छोटी बात है, पता नहीं क्या कष्ट था बड़ा था जो गुरु जी ने छोटे से में निकाल दिया। तो गुरु जी की एक बस मुझे तो खास बैठा के कहा कि एक को लाड पढ़ना है, बाकी और किसी ने नहीं देना। बाद में शब्द पे सुना कि बाकी सबे ठाइयां ढेरियां, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, बाकी सबे ठाइयां ढेरियां। वो ये शब्द बाद में समझ आया जब गुरु जी ने कहा कि इको लाडू पढ़ना है कि माँ एक गां जाती है, बछड़े हो जाते, माँ ये दूध देती है, अगर बछड़ा दूसरे किसी गाय को जाएगी वो लाती मारेगी, वो गाय दूध नहीं देगी। तो गुरु जी ने ये चीज समझाई थी, ये शब्द जो है एक तकिया भरोसा तेरे चरना था, बाकी से बैठाइयां ढेरियां, ये शब्द असली मीनिंग तद ही समझ आया कि गुरु जी ने क्या इको शरण लेनी है, इको दे चरण लाड पढ़ना, इको दे लाड पढ़ना। गुरु जी ने यही किया, बस गुरु जी दर्द मैं किथे आना जाना सब सब भूल गया, सब छड़ दिता, बस देखो गुरु जी हैं, कोई रब है, कोई मजहब है, कोई पिता, कोई बहन, कोई सब। और वो दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। उस तो बाद दैट इज 2001, उस तो बाद फिर अंकल जी हुआ है, अंकल जी का बाईपास होया, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਇੰਨਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਸਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ कि एज इफ नॉर्मली मैं सत्संग गई हुई थी, और अंकल जी कहने लगे आई एम टायर्ड, जब मैं आराम कर फाइन, मैं गई उत्थे इंटेलिजेंस एमपी सिंह अंकल जी का सत्संग शेयरिंग करनी सी, he was not feeling too well, उन्होंने क्या I'll take 5 minutes after the सत्संग was over, शब्द पूरे हो चुके थे, आरती हो गई थी, उन्होंने सत्संग शेयर करना थी, उन्होंने क्या 5 मिनट का टाइम मैं दे दो जरा, मैं थोड़ा आराम करके I'll start। उस 5 मिनट ਵਿੱਚ मैं जाके एमपी सिंह अंकल ने मेरे वेरी फॉन्ड ऑफ, मैं कि चलो मैं जाके 1 मिनट मिल के आती हूँ। So while I went to meet him, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, the host was telling about a doctor he knew who looked after, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਸਣ ਪੰਜਾਬ ਗਈ ਹਾਂ, I don't know the doctors here, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, here I don't know, तो ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਕਲ is not doesn't feel very well,
आई कैन कंसल्ट। उन्होंने मैं नंबर दिता, मैं अपने मोबाइल नंबर सेव किया, बट सेव करते मैंने फोन पहले ऑफ की हुई थी, तो फोन की थी तो सेव डॉक्टर नंबर, लेकिन वो मैं शायद ऑफ करना भूल गई। एज सुन एज एमपीएसएन नंबर स्टार्टेड सत्संग शुरू किया एंड फोन मेरा फोन रिंग शुरू हो गई। आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड कि सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ रिंग हो गई है, वो भी मेरी फोन से। आई क्विकली रश टू किचन, मैं जाके उससे किया डॉक्टर को, डॉक्टर साहब कह रहे यस आपके आपने फोन किया था। मैंने कहा मैंने फोन तो नहीं किया था, आई गिव योर नंबर फ्रॉम समबडी बिकॉज आई मे नीड इट। मैं दैट डे वाज 26 जनवरी। आई सेड आज 26 जनवरी है, आज छुट्टी है, मैं कल ਤੁਹਾਨੂੰ फोन करके अपॉइंटमेंट लेना थी। मेरे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, आई विल कम टू नाउ लुक व्हाट द डॉक्टर टेल्स मी, ही सेज तबीयत आज ठीक नहीं, अपॉइंटमेंट ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ लोगे, व्हाट इज दिस। तो आई सेड कि आज छुट्टी, कहते कोई छुट्टी उट्टी नहीं, इज माय प्राइवेट कंसल्टेशन, ਤੁਸੀਂ आ जाओ। आई टोल्ड हिम कि मैं क्या, मैं सत्संग की आई हुई हूँ, मैं किसी घर आई हुई हूँ कि मैंने घर पहुंच के और 15-20 मिनट लग जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड को पूछा कि मेरे और आधा घंटा लग जाएगा, तो मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहुंच के पहुंचने घंटा लग जाएगा, विल दैट बी ओके। तो ही सेड ਤੁਸੀਂ 5 बजे तक पहुंच जाओ, 6 बजे मैंने कहीं बाहर जाना और आई हैव एन अपॉइंटमेंट। ओके आई विल ट्राई। मैं उसी वक्त सत्संग करके आई टू कर ऑटो एंड मैं घर गई। घर जाके मैं अंकल को किया, ही वाज स्लीपिंग। मैं क्या ਤੁਸੀਂ दिखाना चाहते हो, इसमें डॉक्टर का नंबर है मेरे पास, प्लीज इन बसंत दिखा देना। तो मेरी मेरी अनविलिंगली उठे, मैंने पूछा जल्दी मेरे वो डॉक्टर दिखाएंगे, क्या बात है भाई, तो इतना क्यों ਤੁਸੀਂ दुकान लग रही है। तो उठे उठे थे, ही से अच्छा मैं चेंज कर ला। ही कुड नॉट वॉक, इससे तो उठ ही नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किल है। मैं क्या कुछ दिखाना चाहता हूँ, हाँ देखो आपके सोचे, मैं भी घबरा गई। फिर बड़ी मुश्किल है, कपड़े बदली की थे। देन आई रैंक अप माय गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है वहाँ पे, वो भी कहते हैं मम्मी इनको आज हॉस्पिटल जरूर ले जाओ। मैंने कहा मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, क्या बात है, पता नहीं लग रहा इतनी वीकनेस कहाँ से आ गई। तो हम गए, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे दिल्ली में रहते हैं, और हम गाड़ी गए फर्स्ट फ्लोर नीचे उतरे, गाड़ी बिल्कुल नीचे ही पार्क की, गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट ही ना हो जाए, ही वाज फीलिंग सो वीक, गाड़ी ना स्टार्ट हो जाए। ओके वेट 5 मिनट, देखो ट्राई कलेक्ट योर एनर्जी, कलेक्ट योर थॉट, ही कुड नॉट। फिर मैंने बेटे को फोन किया, बेटा पापा आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, इज नॉट वेल, जरा आ जाओ। वो 15-20 मिनट में आ गया। जब तक वो आए ऑलमोस्ट ये बज रहे थे, डॉक्टर का नो पॉइंट गोइंग, डॉक्टर डॉक्टर का तो जाने का टाइम हो गया है, अपॉइंटमेंट पे उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया, 6 बजे के बाद नहीं मिलूंगा। तो हम वापस ऊपर आ गए। मेरी डॉटर इन लॉ कहने लगी मम्मी 6 बजे तो डॉक्टर गए हैं, करीब 6:30 पौने 7 की सेट, अब हम फोन करें। मैंने कहा नहीं, सपोजिंग ही हैज गॉन आउट, कोई फंक्शन है कुछ है, तो फंक्शन फोन करो कि हम आना चाहते हैं, वो कहेंगे अजीब बंदे हो, मैंने कहा भी है कि 6 बजे के बाद अवेलेबल नहीं, फिर क्यों फोन, मैं कट एंग्री बन। तो उन्होंने कहा अच्छा अब फोन ही कर ले, मैं मैसेज दे देती हूँ। मैंने कहा मैसेज छोड़ो कि हम आना चाहते हैं, आप बता दो। इन्होंने मैसेज दिया, मेरी डॉटर ने मैसेज दे दिया और डॉक्टर का इमीडिएटली फोन आ गया, मैं घर आ गया हूँ, आप इमीडिएटली आ जाओ। अब डॉक्टर इज मोर कीन दैट ही कम रादर देन वी। हम फटाफट आस्ते 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 से नीचे गए और गाड़ी में बैठे। फॉर्चुनेटली डॉक्टर का कंसल्टिंग रूम भी ग्राउंड राइट नेक्स्ट टू हिज कंसल्टिंग रूम। गाड़ी गई, दिखाया, उन्होंने देखा हॉस्पिटलाइजेशन, उन्होंने मुझे डांटा, मैं तो रिपोर्ट वगैरह लेके नहीं गई थी, बहुत बड़ा कंसल्टेशन, मुझे नहीं पता था इतना सीरियस हो गया है। तो सर ये सर हॉस्पिटल आई सर ओके। तो हमारे घर के पास ही फोर्टिस हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा उसमें एडमिट करवा देते हैं। ओके, उन्होंने उसी समय बात की डॉक्टर चेस्ट स्पेशलिस्ट
थे और एडमिशन के लिए हम स्ट्रेट अवे उस डॉक्टर के क्लिनिक से स्ट्रेट वी वेंट टू हॉस्पिटल। व्हीलचेयर आ गई एंड ही वाज एडमिटेड इमीडिएटली। उन्होंने इमीडिएटली ब्रीदिंग की प्रॉब्लम लग रही थी तो उन्होंने चेस्ट के लिए सारे ट्रीटमेंट शुरू कर दी मेकिंग। रात को उनको लगा कि इसका हार्ट का कोई केस था। मॉर्निंग हम हार्ट की इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। तो सुबह उन्होंने हार्ट की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी एंड व्हेन दे डिड द अल्ट्रा स्कैन किया, मैं भूल गई हूँ, तो उसमें पता लगा कि एंजियोग्राफी की पता लगा उसमें मेजर आर्टरी ब्लॉक 90% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, 95% ब्लॉक है। मुझे तो भरोसा नहीं होना था। आजकल तो मेडिकल प्रोफेशन में भी बहुत बहुत कुछ हो रहा है, तो आई वुड हैव थॉट कि हार्ट का हुआ नहीं है, ये अभी हार्ट का कहाँ से आ गया। बट the doctor who was doing this angiography was known to a friend of our friend. तो उसने, मुझे ख्याल आ गया कि वो कह रहे थे वो जानते हैं। मैंने उनको पूछा कि डॉक्टर से आई नो, अब आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीन देखो इतनी आर्टरीज ब्लॉक है। उन्हें मुझे अंदर बुला के दिखाया, ये आर्टरी ब्लॉक है, देखो 95 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है। आई ऑलमोस्ट फ्रोज, इतनी आर्टरीज ब्लॉक है। खैर उन्होंने मुझे धीरे दिलवाया, कोई बात नहीं, इतनी इमरजेंसी नहीं है, टेक योर टाइम, 2 दिन लो, 4 दिन लो, 8 दिन लो, सोचो इसको कैसे करना है, क्या इसमें बाईपास होगा या स्टेंट है, स्टेंट का ये नुकसान है, ये फायदा है, बाईपास का एंड सो ऑन। खैर हमने उस 2-3 दिन तो हॉस्पिटल रहे, फिर घर आ गए। देन वी वेंट टू डिफरेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए पता करने के लिए। किसी ने स्टेंट का, किसी का स्टेंट में ये प्रॉब्लम है, किसी का पुरानी चीज़ है। डॉक्टर वो त्रेहन जो है वेदांता में गए, वो पहला वाला जो हॉस्पिटल था वहाँ गए। फाइनली मेरे सन इन लॉ जो बॉम्बे में है, उन्होंने कहा मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है, इंटरनेशनली फेमस सर्जन है डॉक्टर भट्टाचार्य, तो आप बॉम्बे आ जाओ, बॉम्बे करो। ठीक है, तो बॉम्बे हमने डेट फिक्स हो गई, सब कुछ फिक्स हो गया। डॉक्टर ने पहले अपना प्रोसेस भेज दिया, पुराने पुराने एक्सरसाइज आपने करनी है। अंकल की चेस्ट वाज नॉट टू गुड, तो चेस्ट डॉक्टर ने जो हल बना ली, उन्होंने अपनी बता दी ये एक्सरसाइज शुरू करो, सो दैट योर लंग्स शुड बी गुड कंडीशन एंड द हार्ट विल मेक ऑक्सीजन। सो all the preparation was being done for मुझे स्वाइन फ्लू। Now I had to be admitted to the hospital and I was in ICU. मैंने कहा गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि स्वाइन फ्लू हुआ, एक्सेप्ट खांसी, मुझे और कुछ I didn't feel कि मैं मर रही हूँ। ये लोग सर्वाइव नहीं करते स्वाइन फ्लू को। मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने क्या हो रहा है। तो I was quite comfortable except for the lungs and the other thing. So ये सब चलता रहा। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब कैन आई कीप माय गुरुजी's फोटो विद मी। उनको तो मैंने फोटो ही कहा शुरू में, ही मे नॉट हैव अंडरस्टूड। मेरे पास छोटी सी स्टैंड वाली गुरुजी का स्वरूप था, वो मैंने अपने पास अपने बेड के पास जो मेरी टेबल थी उसके ऊपर रखी रखा। एंड 4-5 दिन 6 दिन उन्होंने रखा मुझे हॉस्पिटल। एंड फाइनली देन दे डिस्चार्ज मी आफ्टर गिविंग मी ऑल द इंजेक्शन एंड व्हाटएवर ट्रीटमेंट दे हैड टू गिव द फुल ट्रीटमेंट। ओनली गुरुजी ने मुझे इतनी सफरिंग नहीं होने, जो लंग में कंडीशन थी खराब थी, व्हाटएवर जो उनको दिखा, जो खराब लगा, दे पुट मी ऑन अ व्हीलचेयर, सारा कुछ किया उन्होंने। बट आई डिड नॉट हैव द सफरिंग व्हिच पीपल से दे हैव। और when I was discharged, of course, मेरे पैर कांप रहे थे, I was in a very weak condition, but I was decided कि अंकल का जो ऑपरेशन है, that must not be delayed further. तो मैंने अपने son-in-law को फोन किया
आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल ले लो, मैं जो आराम करना है घर बैठ के यहाँ आई विल डू। बॉम्बे आपके पास बैठ के मैं ज़्यादा घूमूंगी नहीं, मैं आराम करती हूँ। सो वी फ्लू, हम बॉम्बे आ गए एंड अंकल के टेस्ट एंड अगेन नाउ लुक एट गुरुजी। गुरुजी को मैं कहाँ तक शुक्राना करूँ, कहाँ करूँ। जब वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने पहले कहा कि आप टेस्ट बाहर करवा लो, और जब बात हुई पैसों की तो बताने लगे मेरी फीस है 10 लाख अगर इस कमरे में हो, 30 लाख अगर इस कमरे में हो, डिलक्स में हो तो 30 लाख लगेगी, फलाने कमरे में 40 लाख लगेगी। हम सुनते रहे, हम तो गवर्नमेंट सैलरी वाले बंदे हैं, बट गुरु की कृपा हुई, इधर से हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास नहीं है या हम कैसे करें। चैम्बर से बाहर आए, मेरी बेटी कहने लगी मम्मी वो कागज ले आते कि कितने पैसे किसमें हैं। मैंने कहा अंदर हो तो डॉक्टर साहब के पास की, मैं जाकर ले आती। मैं वापस उनके पास गई अंदर कागज लेने, तो मुझे कहते हैं कि डोंट वरी, गुरुजी आपके मन की एक एक बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं। इमीडिएटली उसके दिमाग में डाल दिया। मैंने कोई बात नहीं की कि हम सर्विस वाले हैं, हम गवर्नमेंट सैलरी वाले हैं, कुछ नहीं बात। उसने कहा, डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैम मेरी फीस रूम के साथ लिंक है, लेकिन आपको एक सिंपल एयर कंडीशन रूम ले लो तो भी चलेगा। आई विल गिव द सेम ट्रीटमेंट। मैं ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं करूंगा, मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा जो आप डिलक्स रूम में होंगे या स्यूट में होंगे या सिंपल रूम में होंगे, एक ही ट्रीटमेंट होगा। सो यू कैन चूज वेरी सिंपल रूम एंड आई विल गिव द सेम ट्रीटमेंट। तो मैंने कहा ओके सर। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे गुरुजी का एक एनी क्वेश्चन? आई सेड यस। मेरे गुरुजी का छोटा सा एक फोटो है, आई वुड वांट कि अंकल जी जहाँ भी हो वो फोटो गुरुजी की इनके पास रहे। दैट इज माय ओनली रिक्वेस्ट। ही सेड श्योर बाय नो मींस, ऑफ कोर्स बाय ऑल मींस। मैं बड़ी खुश होकर आ गई। अच्छा, अभी देखो मैंने उनकी सेक्रेटरी से बात की, तो उनकी सेक्रेटरी कहने की मैम आप शेयर्ड रूम ले लो, आधा रूम में कोई और पेशेंट होगा, आधा रूम कोई और पेशेंट होगा, तो देन द कॉस्ट विल बी सम 10 lakhs। मैंने उससे कहा अगर मेरे अंकल को पता लगे तो मेरे को एक सेपरेट रूम भी नहीं दिया इन्होंने, आई वाज शेयरिंग रूम विद समबडी इन द हॉस्पिटल, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं इतने सीनियर ऑफिसर, मैं इतना कुछ मेरा, और मेरे को इन्होंने इतना ही दे दिया, सच ए स्मॉल, इवन द रूम वाज शेयर्ड विद मी। इनको साइकोलॉजिकली ही विल बी वेरी हर्ट। अब इतनी बात भी गुरुजी ने इतनी बात भी सुन ली, उसका भी इंतजाम किया। इमीडिएटली डॉक्टर कॉल्ड दिस इज हिज ओन सेक्रेटरी एंड सेड सेक्रेटरी इनको बोलो मैं तुम्हें रूम में लेके नहीं जाऊंगा, you will straight away be admitted into the ICU and you will be discharged from the ICU. So room is only on paper. अब ये कौन करेगा? और हमें तो कभी कहना ही नहीं था कि हम नहीं पे कर सकते या हमारे लिए ऐसा करो या वैसा करो। उन्होंने कह दिया आप अपने रूम किस रूम में हैं, इट इज ओनली ऑन पेपर, आप रूम में जाओगे ही नहीं, स्ट्रेट एडमिशन विल बी इन द ICU एंड यू विल बी डिस्चार्ज। तो हमें फिर सिंपल रूम दिया, उनकी फीस इतनी थी, उन्होंने कहा मेरी फीस इतनी है, हॉस्पिटल जो चार्जेस होंगे वो आपको देने होंगे। ठीक है, हमने कहा हॉस्पिटल का रूम, दिस चार्जेस वर इन एडिशन टू द हॉस्पिटल चार्ज। तो हॉस्पिटल के चार्जेस भी दिए गए और उतने तो हमने प्रोवाइड कर रखे थे कि 10-15 लाख तो लगेंगे, उतना तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने अपनी प्रोवाइड करके आए थे। सो जो कुछ हुआ इतनी स्मूथली हो गया, आराम से, और ऑपरेशन हुआ। अच्छा अब बताओ, मैं आपको बताऊं, अंकल का तो हॉस्पिटल का भी हो गया, रूम का भी हो गया, पेमेंट का भी हो गया। अब हम लोग जो इनको देखने वाले थे, उनका केयर करने वाले थे, हमारा क्या क्या हाल होता था। तो अंकल बोले बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने एक होटल है,
आप उस होटल में रूम ले लो, तो आप उधर रहना, क्योंकि आप आईसीयू में मुझे देखने आओगे, वापस जाओगे, दिन में 3-4 बार आओगे, तो कैसे करोगे? तो हमारा इनकम टैक्स गेस्ट हाउस है, वो भी उतनी दूरी पे ही है, करीब 5-7-8 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दी बॉम्बे हॉस्पिटल। तो मैंने वहाँ पता किया कि आई वांट ए रूम, मुझे रूम चाहिए। तो पहले तो उन्होंने ना किया, फिर उन्होंने क्या गुरुजी उनके मन में डाला, वो चीफ कमिश्नर जो थी हमारी बेटा मेरे अंडर काम करती थी, उसको पता लगा, उसको मैंने बात की मुझे हॉस्टल चाहिए, तो उन्होंने हमें फुल सूट दे दिया, एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, एक ड्रेसिंग रूम, बाथरूम, पूरा सूट दे दिया। बोलो यू टेक दिस at least for 10 days. I said, I don't think we will need more than 10 days. तो उन्होंने दे दिया, और उसमें ये हो गया कि हम लोग ने अपना घर बंद कर दिया। We used to be in the bedroom, रात को सोने को आ जाते थे, दिन में हम हॉस्पिटल में होते थे, कोई आईसीयू में, आईसीयू के बाहर बैठे, वही लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर हमको गेस्ट हाउस में मिल जाता। रात को हम 11 बजे भी आते थे, तो हमें केयर टेकर बढ़िया से गरम गरम फुल्का बना के दाल सब्जी खाना दे देता था। और कमरे में टीवी था, फ्रिज था, टीवी तो छोड़ो हमने देखा नहीं, फ्रिज था, तो हम फ्रूट वगैरह ला के फ्रिज रख देते थे कि अगर ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम पे नहीं मिलेगी, ब्रेकफास्ट, अच्छा बॉम्बे हॉस्पिटल वेरी क्लोज टू ऑल द रेस्टोरेंट, तो ब्रेकफास्ट हम बीच में जाके बाहर खा लेते थे, लंच भी बीच में खा लेते, डिनर टाइम में वापस आ जाते थे गेस्ट हाउस। तो नहाना धोना सोना एवरीथिंग वाज इन द गेस्ट हाउस एंड टू बिग प्लेस। तो हम सारे, मेरी बेटी भी, और दामाद तो बेचारे रात को आईसीयू के बाहर सोते थे, दिन में हम लोग हॉस्पिटल में देखते थे, वो आके सो जाते। So it made it was so convenient. We didn't have to take a taxi, we don't have to take a conveyance. वॉक करके हम हॉस्पिटल चले जाते थे। वो रात को उन्होंने अपनी गाड़ी, वो अपनी कंट्रोल रूम बना रखा था, अपना बिस्तर तकिया गाड़ी में रख लेते थे, रात को निकाल के अपने आईसीयू के बाहर लगा कर सो जाते थे, दिन में आके बेडरूम में गेस्ट हाउस में सो जाते। तो एवरीथिंग वाज सो वेल अरेंज, हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हमें कोई इतनी ट्रबल है। जब बिल्कुल ठीक हो गए, 10 दिन, करीब 10 दिन या 12 दिन लगे, पेमेंट्स वगैरह हो गई, फिर हम घर आ गए। घर आके फिर रिव्यू करना, किताब दिखाना वगैरह, वेरी वेरी कन्वीनियंट, हमें सब कुछ कन्वीनियंट था। एंड आफ्टर अबाउट 1 month we came home to Delhi. So गुरु जी का किस किस चीज के लिए मैं शुक्राना करूं, इतनी मुश्किलें आई, अगर गुरु जी मेरी लाइफ, जब मैं गुरु जी की शरण में ना होती, तो ये मैं कैसे सब कर पाती? I cannot even imagine thinking, करना तो सोचो, I cannot even imagine कि ये कैसे कर पाती मैं, I would not be able to. उसके बाद भी मैंने ये देखा है, गुरु जी ने मुश्किलें करी है, बट I must, before I forget, I must tell you something, कि गुरु जी सिर्फ हमें तकलीफ में साथ नहीं देते, खुशियों में भी गुरु जी बहुत साथ देते। एक 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 बार आप गुरु जी के शरण में चले जाओ, आपकी एक एक ख्वाहिश, एक एक बात मन में सोच रहा है, तो गुरु जी उसको पूरी कर देते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि हमारी 40th वेडिंग एनिवर्सरी थी, दैट वाज आई थिंक बिफोर अंकल फेल, बाईपास के पहले की बात। तो 40th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल को कोई 50th किसने देखा है, चलो 40th एनिवर्सरी अच्छी से मनाते हैं, गुरु जी का सत्संग कराते हैं। तो अंकल ने मुझे कहा कि एक ही महीना पहले मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हुई थी, और मैं उनके पास रह के उनका सारा लीगल पेपर वर्क सारा कर करा के आई थी। तो बोले कि अभी हफ्ता हुआ तू बॉम्बे से आई है उनकी डेथ के बाद, तो अभी हम सत्संग करेंगे, इट विल नॉट लुक नाइस। मैंने कहा सत्संग कर रहे हैं, इट इज, हम कोई पार्टी तो नहीं कर रहे। मैंने कहा फिर भी इट इज सेलिब्रेशन, गुरु जी इज कमिंग टू आवर हाउस, सो आवर रिलेशन में नॉट टेक इट काइंडली। तो ठीक है, मैंने कहा ओके, इट्स ओके। तो ये बात सिर्फ अंकल और मेरे बीच में हुई, नो थर्ड पर्सन न्यू अबाउट इट, ओनली गुरु जी न्यू अबाउट इट, बिकॉज हम भूल गए। अंकल ने कहा नहीं होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, उस रात, जिस जिस मॉर्निंग, जिस दिन होना था, 6 दिसंबर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो 5 दिसंबर को रात को
मेरा बेटा कहता है कि मेरी बहू कहती है, मम्मी रात को बड़े मंदिर से 10-15 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, आपके साथ चाय पिएंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि लंगर का दिन है, तो रात को 11 बजे लोग आएंगे, लंगर खा के प्रसाद खा के आएंगे, तो उसमें उनको मैं चाय क्या पिलाऊंगी, चाय के साथ क्या खिलाऊंगी। एनीवे, आएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि मैं उनको क्या खिलाऊंगी, 11:30 बजे रात को आप देखते लंगर, तो बोले मम्मी चाय पियेंगे, कुछ परोंठी वोंठी बना लेना। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा लंगर के बाद परोंठी, पर ठीक है। मेरे पास मेथी, फ्रेश मेथी पड़ी थी, मैंने मेथी का आटा तैयार किया। मैंने कहा चलो ठीक है, मेथी की परोंठियां बना लेंगे। मैंने 20-25 परोंठियों का आटा तैयार कर लिया और रख दिया। और ये मुझे पता नहीं किसने फोन किया, कौन आएगा, तो ये सब मुझे कुछ पता नहीं। मेरी डॉटर ने मुझे कह के अपने ऑफिस चली गई। रात को करीब 10 बजे मुझे फोन करती है, मम्मी मुझे ऑफिस में देर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि जनरली जब उसको देर होती थी, मेरा बेटा और मैं चले जाते थे उसके ऑफिस में, और एक गाड़ी में वो ड्राइव करते थे, एक मैं उसके साथ होती थी और एक में मेरा बेटा, हम उसको ले आते थे। तो उसको मैंने कहा कि भाई संगत आ रही है, तो हम तो तेरे को लेने नहीं आ पाएंगे, तू अपने पापा को बोल, या तो ले जाएंगे या तू उधर चली जा। वो तो अपने पापा के घर चली गई। अब मैं इधर अकेली थी। संगत आएगी, 20 लोग आएंगे, चाय चाय प्रसाद कराना, उनके बैठना बात करना, तो मैं किचन में रहूंगी या उनके साथ बैठूंगी। मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो गई। फिर मैंने कहा अच्छा जैसे होगा। तो 11 बज गए, 12 बज गए, कोई पता नहीं। अंकल भी अपना, दिसंबर का महीना था तो कोट वोट पहन के, सर्दियों का टाइम था, पहने हुए थे। अंकल बोले कि भाई 12 बज गए हैं, कोई आया नहीं है, अभी तो कोई नहीं आएगा। मैंने कहा मुझे पता नहीं, आई डोंट नो होम टू कॉन्टैक्ट, किसने आना है और मैं किसको फोन करूं। तो आपस में हम बात कर रहे हैं और 1 बज गया, 1:30 बज गया। मैंने कहा आप कुर्ता पजामा पहन लो, कोट वोट कंफर्टेबल। तो खैर 1-1:30 बजे मेरे बेटे को फोन आया, घर का एड्रेस दे दो, हम आ रहे हैं। इसने एड्रेस दिया और साथ में बताया कि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, जैसे गेट नंबर 1 से एंटर करोगे मुझे कॉल करना, मैं नीचे आ जाऊंगा, तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा। सो जैसे गेट वो एंटर किए, उन्होंने फोन किया, बेटा नीचे उतरा, मैं भी नीचे उतर गई। तो मैंने देखा क्या, एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियां आ रही हैं, जैसे पूरा प्रोसेशन आ रहा है। तो मैंने जैसे गाड़ी रुकी, गाड़ी में से उतरी, पहले एक आंटी उतरी, उसने हाथ में मिठाई का डब्बा उठाया हुआ। तो मैंने, जैसे मिठाई का डब्बा बड़ा सा था, मैंने अपने बेटे से पूछा तूने कोई बात तो नहीं किसी को करी। तो बोला नहीं नहीं, किस बात की गई। उसको भी ख्याल नहीं था कि मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, क्योंकि हमने बनाना नहीं था, कुछ बात ही नहीं हुई घर में। बोला नहीं किस बात की, मैंने कोई बात नहीं करी। वो आंटी भी पूछने लगी कि क्या हुआ, क्या आंटी क्या बात है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा ये मंदिर से, बड़े मंदिर से आ रहे हैं और डब्बा मिठाई का ला रहे हैं, ये गुरुजी ही कर सकते हैं। मेरे आंसू एकदम आ गए। तो बोले क्या हुआ, मैंने कहा ऊपर बताएंगे। नेक्स्ट जो बंदा उतरा पीछे से, बड़ा सा गुलदस्ता फूलों का गुलदस्ता लेके आ रहा, मेरे टपक टपक आंसू ऊपर आए। और फिर दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी, फिर ऐसे कर ऊपर आए। तो मैं फटाफट डाइनिंग चेयर पे लगाई, सोफा इधर किया उधर किया, सबको बिठाने की जगह कोशिश की। बैठे सब बैठे, क्रॉकरी कुछ निकाल के रखी थी मैंने, अच्छी अच्छी निकाल के सब किया। वो तो क्रॉकरी पूरी नहीं हुई, और कप्स निकालो और कप्स निकालो, ज्यादा मोर पीपल देन आई हैड थॉट। खैर उसमें से एक आंटी, बिलीव मी मैं अभी तक याद नहीं, वो आंटी का ना नाम याद है ना फेस याद है ना, अभी भी मुझे कौन आंटी थी। वो उठ के आई, बोले मेरा आंटी आप इनके साथ बैठो, आप बात करो, मैं चाय बनाती हूँ। मैं इलायची वाला पानी बना रखा था, चाय का दूध उबाल रखा था, कप्स तैयार, लेकिन दैट वाज फॉर अबाउट 15-20 पीपल, वी वर मोर देन दैट। फिर मैंने ड्राई फ्रूट निकाल के रखा था, फल जितना चॉकलेट्स, चिक्की जो मर्जी था उन दिनों मैं निकाल के रखी थी। बट वो बेचारी फिर उसने रोटियां बनाई,
देती गई, मैं बांटती गई, बातें करते गए, गुरु जी के सत्संग करते रहे, खूब हंसे, खूब खुशी, सब गुरु जी की बातें होती रही, प्रेज करते रहे गुरु जी। कोई बताए गुरु जी ने मेरा ये किया, कोई बोले गुरु जी मेरे साथ ये किया, सब खुशी की सब अच्छी अच्छी बातें होती रही। और वी वर वेरी हैप्पी, सारी खूब जैसे पार्टी हो गई बस गुरु जी के, गुरु जी की बातों में सब खुश होकर बातें होती रही और साथ में खाते पीते रहे। फिर परोठी का आटा खत्म हो गया, फिर वो बोली वो परोठी चाहिए। फिर मैं थोड़ी सी घबराई, फिर मुझे याद आया सिंपल आटा तो है, तो कहा आंटी नमक अजवाइन की परोठियां बना। वो बनाते गए, सबने खूब मजे से खाई, कोई टिक्की खाई, कोई रेवड़ियां खाई, कोई चॉकलेट खाई, कोई कुछ खाया, बार बार खाया। फॉर्चुनेटली गुरु जी की कृपा हुई, फ्रिज में से चीजें निकलती रही और सब हम लोग खाते रहे और मजे से बात, घंटा डेढ़ घंटा खूब एंजॉय किया। 2:30 बज गए इतने में, फिर वो उठे के हम अब जाएंगे। एंड नाउ द बेस्ट मोमेंट, जब जाने लगे वो आंटी उठी, तो लंबी, बिल्कुल गुरुजी जैसी हाइट, गुरुजी जैसे थे। एंड उन्होंने इतनी जोर से अंकल को मेरे अंकल को इतनी जोर से जफ्फी डाली, इतनी जोर से जफ्फी डाली और इतना प्यार किया जैसे गुरु ब्लेस करे, बिल्कुल गुरु जी ब्लेस करे, बिल्कुल गुरु जी जफ्फा डाल के गुरु जी ब्लेस करे। फिर मुझे ब्लेस किया, उन्होंने कहा इतनी वेडिंग एनिवर्सरी। मैंने कहा ये किसने किसने किसकी कान में डाला के इनको वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, ये गुरु जी का ही है। गुरु जी ने सारा एक बाहर दिन में नहीं किया सत्संग, रात को सत्संग करा दिया, घर में सेलिब्रेट करवा दिया। The best wedding anniversary that I could have celebrated was that wedding anniversary. उसके बाद मुझे कभी इच्छा नहीं हुई कि हमने 50th wedding anniversary सेलिब्रेट करनी है कि क्या करना है। गुरु जी के साथ that was the best wedding anniversary we celebrated. So मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉट ओनली दुख के समय गुरु जी तुम्हारा ख्याल रखते हैं, खुशियों में भी। आप छोटी सी ख्वाहिश आपके मन में हो वो भी पूरी करते हैं। अभी एक और छोटा सा सत्संग बताती हूँ, आई वोंट टेक मोर टाइम। मेरी हम पूना आ गए, दिस इज अनदर सत्संग कि दिल्ली अब हमारी उम्र आई क्रॉस 80 इयर्स, तो अब हम दिल्ली की सर्दी बर्दाश्त करना जरा मुश्किल लगता है। लंग्स मेरी भी कमजोर हैं, अंकल की लंग्स और हार्ट दोनों कमजोर हैं, और डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सर्दियों में हो सके तुम लोग दिल्ली से बाहर चले जाओ। तो अभी किसी के घर जाओ, अपनी बेटी का घर हो या बहन का घर हो या भाई का घर हो, इतनी सुविधा मिलना मुश्किल होता है, एंड फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड। दूसरी बात, अभी हम लोग भी इस एज में जो पहले हम लग्जरी समझते थे, अब हमें जरूरत बन गई है, has become a necessity. We need more comforts than we needed earlier in life. So अब गुरु जी ने ऐसी प्लानिंग कराई कि इन 2005 और 6 अंकल याद पूना में आके रहे पीएचडी करने के लिए, तो सरकारी घर खाली कर दिया और एक प्राइवेट फ्लैट बुक कर लिया था, थिंकिंग कि हम अभी पूना में सेटल हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली पूना में सेटल नहीं हुए, पर वो घर फ्लैट लिया, रखा ही रखा। हमने उसमें फिर आलस कहो या गुरु जी की प्लानिंग करो, पड़ा रहा, आएंगे जाएंगे सोचेंगे, ऐसे करते रहे। तो अब कई साल पहले हमने उस घर को धीरे धीरे करके ठीक कर लिया, रहने लायक अच्छा बना दिया, बेडरूम बाथरूम किचन तैयार कर लिए, और हर साल आते हैं कुछ न कुछ और ऐड कर देते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल जगह बन गई है। खूब हवादार है, वेल वेंटिलेटेड है, लाइटेड है, खुली है, all the comforts that you think, no luxury, but all the comforts that you like at this place मिल जाती है। तो ये अगर उस समय हमने ना लिया होता तो अभी तो बहुत महंगा है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गुरु जी ने वो भी उस समय प्लान कर रखा था कि इन लोगों को बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी जब तक सस्ती है, कंपैरेटिवली मच चीपर, ले लिया था, लेके बड़ा बड़ा रहा। अब हम आते हैं हर साल सर्दियों में 3 महीने हम पूना आ जाते हैं, और आराम से दिन में मौसम ठीक होता है,
रात को हल्की सी ठंड होती है, बड़े कंफर्टेबली, बड़े खुशी रहते हैं। और बेस्ट थिंग इज यहाँ में बड़ा सुंदर गुरु जी का मंदिर है, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। और संडे का एवरी ऑल्टरनेट संडे 15 दिन के बाद 2 घंटे का सत्संग होता है 12 से 2 बजे। और आके इतना मन लग जाता है, इतना मन लग जाता है कि मैं क्या बताऊं। और आंखें बंद और लंगर खाओ, प्रसाद खाओ, तो लगता है कि हेवन में पहुंच गए। इफ देयर इज एनीथिंग कॉल्ड हेवन, इट इज दैट। इतना मजा आता है। और अभी लास्ट मंथ से उन्होंने गुरुवार को थर्सडे भी 4 से 6 चाय प्रसाद दर्शन करो और जाओ। इतना प्यार मिलता है, इतनी रिस्पेक्ट मिलता है। ज्यादा लोग नहीं होते, कोई भीड़े नहीं होती, 250, 300, 400 लोग आते होंगे, या उससे थोड़े ज्यादा होंगे, 500 में भी भर जाता है, पूरा भर जाता है। लेकिन हम लोगों को कोई पहचानते नहीं, कि गुरु जी पहचानते हैं, गुरु जी के शरण में है। जो भी आता है हमें कुर्सी देकर बैठने को, प्रसाद दे जाता है, इतना प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट दिखाते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने घर के बच्चे, अपने घर के भाई बहन इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, इतना प्यार नहीं देते जितना यहाँ मंदिर में मिलता है। तो मंदिर में ये गुरु जी साथ में है। अब हमें वर्चुअली कोई और काफी फ्रेंड्स पूना में थे, लेकिन हम किसी को मिलते भी नहीं, मिलने की इच्छा भी नहीं रहती, बस मंदिर जाते हैं और यहाँ रहते हैं। इतना अच्छा लगता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर यहाँ मंदिर ना होता तो हम क्या करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी हमारे अंग संग है, हर साथ में है। वी लुक फॉरवर्ड टू, इतवार आएगा तो हम मंदिर जाएंगे, गुरुवार आएगा, थर्सडे आएगा तो मंदिर जाएंगे, और बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ की हमारी एक कुक है, उसका बहुत घर में परेशानी थी, बड़ी लड़ाई झगड़ा कलेश कलेश, तो उसको मैंने गुरु के कस्टडी ला के दिया। एंड उसका हस्बैंड कहीं चला गया था, ये यहाँ की लड़ाई, फोन पे झगड़े, तो मैंने उसको दिया। एंड विद इन 1 वीक उसने, मैंने उसके गले में काले धागे में डाल दिया, मैंने कहा पहन लीजिए। विद इन 1 वीक उसका हस्बैंड आ गया, एंड नाउ दे आर बेस्ट ऑफ टर्म। सब ठीक हो गया, बिल्कुल खुश है। मतलब कि जो लोगों को पता भी नहीं गुरु जी के, जो वो मंदिर भी कभी नहीं गए, जरूर सेवा अच्छी करती है, मानती है, लेकिन गुरु जी किसी को कोई एक बार कह तो दे, गुरु जी मेरी, मैं आपकी शरण में हूँ, गुरु जी जय गुरु जी, वो उसको एकदम, उसका घर बिल्कुल, वो कह खुद कहती है, वो मेरे हस्बैंड को गुरु जी मुझे वापस दिया। इतने गुरु जी दयालु है, इतने करुणा वाले हैं। बस गुरु जी यही कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को तकलीफ ना दो। मदद कर सकते हो तो करो, लेकिन तकलीफ ना दो, और किसी की निंदा चुगली ना करो। ये सबसे ज्यादा मुझे अभी भी मुश्किल यही काम लगता है कि हम कभी कभी भूल भुलक्के में किसी को क्रिटिसाइज कर जाते हैं। वो ठीक नहीं है। डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, डोंट जज एनीबॉडी। बस सबसे प्यार से रहो, प्यार से मिलो, हो सके तो भला करो। ये मैं जरूर कहती हूँ कि गुरु जी ने अंदर से इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि कभी किसी का गलत सोचा नहीं, कभी किसी का बुरा कहा नहीं, कभी किसी को गुस्सा जरूर अभी भी आ जाता है, लेकिन उसी समय रियलाइज हो जाता है कि ये गलत किया मैंने, और सॉरी कह दो, या अपने आप को रियलाइज करो कि मैंने गलत काम किया है। बख्शनहार है गुरु जी, बख्श दो गुरु जी, गलतियां करते रहते हैं आपके ये हुए कहने पे, फिर भी अभी तो यही है। इतना इतना आपका आसरा हो गया, इतना आप पे भरोसा है, एक तकिया भरोसा तेरा डरना था, और सब ढाइयां ढेरियां। गुरु जी अभी डर नहीं रहा, मैं अपनी जर्नी पे लास्ट लेग्स पे हूँ। यही है, एक यही बस मन में है इच्छा कि बस लास्ट तक हर सांस में आपका नाम हो, हर सांस में आपका नाम हो, हर बात में आपका नाम हो, और इसी नाम लेते लेते आपके चरणों में आ जाऊं। आप आए लेने को, और बड़ी खुशी खुशी आके लेके जाओ। मेरी बच्ची तुम्हें बहुत अच्छी, मैं बड़ी खुशी से आकर तुम्हें लेके जा रहा हूँ। मैं कोई गलत काम ना करूँ, मैं अपने कोई गलत कर्म ना बनाऊं, ना मैं बनाऊं, ना आपको कोई मुश्किल हो कि कर्म कटवाने हैं। बाकी जो कर्म मैंने किए हैं वो गुरु जी आप कटवा दो।
बस करवा दो गुरु जी, आपके शरण में हूँ, आप अच्छा ही करवाओ, आप अच्छे ही कर्म बनवाओ। मैं किसी का बुरा ना कहूँ, ना बुरा सोचूं, ना किसी को कुछ मन दिल दुखाऊं। आपका आपका नाम हो हर समय। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूंगी। अपनी संगत को भी प्यार गुरु जी, जितना प्यार आपने मुझे दिया है, जितनी कृपा मेरे पे किया, मेरे परिवार पे किया है, उतनी ही पर मेरे सारी संगत पे करो गुरु जी। संगत को अभी भी संगत में कई लोग होते हैं जो आपको प्रसाद, मुझे पता सारी ब्लेसिंग आपकी चाय प्रसाद में मिलती है। आपने मुझे पान के पत्ते के में बता दी, ब्लेसिंग दे दी, चाय प्रसाद में दे दी। आपने मुझे अपने अपने ग्लास में पीते पीते चाय मुझे आपने प्रसाद दे दी। आपने मुझे अपने चरण पादुका दी और मुझे अपने स्वरूप दिया। मुझे इससे ज्यादा जो आपने प्यार दिया मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आपका शरण रहे, आपका हाथ मेरे सिर पे रहे, मेरे परिवार के सिर पे हाथ रहे, हमेशा से हमेशा। और आखिर में जाऊं, जब आपके पास आऊं, तो मैं आप ही का नाम लेते हुए आऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना, शुक्राना संगत जी। मैंने शायद टाइम ज्यादा ले लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली टू माई लॉन्ग जर्नी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।